Hello my dear students, welcome back to your channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो आज जो है हम क्लास 8 का जोग्राफी का जो चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस जो हैं आप सभी के लिए लाते रहें और आप सभी इनको एंजॉय करते रहें। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इधर से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, जो कि है स्मॉल विलेज तांजिया अफ्रीका में रहती थी। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ मेड फॉर ऑल ऑफ़ यू। ओके, तो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद लैंड एंड लैंड यूजेस। बट बिफोर स्टार्टिंग आप लोग ज़रूर ये कहोगे कि मैम वी वांटेड टू लर्न दिस ऑल्सो, तो मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, टांजानिया अफ्रीका में जो मम्बा होती है वो मॉर्निंग में गेटअप होती है ताकि वो वाटर को फेच कर सके। वो लॉन्ग वे चलती है और उसके बाद रिटर्न करती है आफ्टर फ्यू आवर्स। शी देन हेल्प अ मदर इन द हाउस होल्ड, और उसके बाद वो गोट की केयर करती है। उसकी जो फैमिली है वो स्मॉल रॉकी लैंड को लेती है जिसमें उनका छोटा सा घर है। उसके पापा जो हैं मेज़ और बीन्स की क्या करते हैं, उनको उगाते भी हैं, ठीक है। तो अब जो पीटर है वो जो है उनकी वो जो शीप है वो न्यूजीलैंड में वहाँ पे उनकी शीप रेयरिंग का काम चलता था और उनकी वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री थी। तो इसमें कहीं ना कहीं इधर सिर्फ ये बताया गया है कि वो डिफरेंट पार्ट्स में मम्बा और पीटर रहते थे, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भी डिफ्रेंशिएशन था, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लैंड एंड लैंड यूजेस से स्टार्ट कर रही हूँ। सो लैंड व्हाट इज़ द लैंड, डियर स्टूडेंट्स? It covers only about 30% of the total areas of the Earth's surface, and all part of this percent is not habitable. लैंड जो है वो 30% आपका टोटल अर्थ सरफेस का कवर करता है, और साथ ही साथ ऑल जो पार्ट है 30% के बाद का पार्ट 70% is full of water and other things. Okay, uneven distribution of land and in other parts of countries is due to varied characteristics of population and climate. जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो बहुत सारी पार्ट्स ऑफ कंट्री में इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन की वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लाइमेट की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है आपकी नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है सम लैंड एरियाज लाइक स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स का मतलब क्या? स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन का मतलब ये जो माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे होते रहते हैं ना, तो ये आप कहीं ना कहीं कह सकते हो स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या होता है, लो लाइंग एरियाज सस्टेनेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज जो होते हैं आर नॉर्मली लेस पॉपुलेटेड। वाई? बिकॉज इसमें उन्हें वाली सारी कंडीशंस नहीं मिलनी है। तो यूजुअली जो लोग होते हैं वो रहते हैं कौन सी जगह में, जहाँ पे उनको वाटर मिलता है, जहाँ पे उनको एकदम अच्छा सा लैंड मिल रहा है, जहाँ वो अच्छी तरह रह पा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखते हैं ताकि वो लैंड वो पर्टिकुलर जगह में रह सकें, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज़ हेयर इज़ that whereas land plains and river valleys offer suitable land for agriculture, so these are populated। और जो land plains होते हैं और river valleys होते हैं वो suitable land agriculture के लिए provide कराते हैं, इसलिए वो ज़्यादा populated होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी conditions हैं वो भी वहाँ पे available होती है। मतलब water resource है, अच्छी खासे प्लेन्स हैं, कोई माउंटेन स्लोप्स नहीं है, एग्रीकल्चर हो रहा है तो रेन वॉश नहीं हो रहा है, सरफेस रन वॉश नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ और भी कोई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं डियर स्टूडेंट जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, प्लेन वाली एरियाज़ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। दैट्स वाई अगर आप देखोगे अभी करंट सेंशन में देखोगे आप, तो इसमें क्या है ना कि प्लेन्स में लोग ज़्यादा रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन्स में उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलनी है इफ़ आई कंपेयर टू द steep slopes of mountains and as well as your other things which are desert and this. Now sorry, now if I talk about लैंड यूज़। अब भाई हमने ये तो जाना कि भाई लैंड है क्या, हमने जाना कि जो लैंड है वो 30% ऑफ द टोटल एरिया सरफेस से कवर्ड है। देन उसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है लैंड का क्लाइमेट और पॉपुलेशन की वजह से है, और हमने ये भी समझा कि जो स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन डेजर्ट एरियाज़ हैं इन सब में लोग कम रहना पसंद करते हैं बिकॉज उनको ये सारी कंडीशन मिलती नहीं है जो वो चाहते थे हमेशा के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो है ज़्यादातर लोग प्लेन्स एरियाज़ में रहते हैं क्योंकि प्लेन्स एरियाज़ में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। अब अगर मैं लैंड यूज़ में आऊँ डियर स्टूडेंट्स, लैंड यूज़ डियर स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं लैंड यूज़ के बारे में, ठीक है। तो लैंड यूज़ में लैंड इज़ यूज
यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप फॉर इंडस्ट्रीज. दिस इज टर्म्ड एज लैंड. जो आपके लैंड होता है ना डी उसमें वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे अगर आप बोलो कि लैंड आपका एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ हो रहा है, माइनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, बिल्डिंग हाउसेस के लिए यूज़ हो रहा है, रोड्स के लिए यूज़ हो रहा है, या सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है, दिस इज ट्रीटेड एज लैंड यूज. और ये पूरी सारी चीज़ों को अगर मैं मिलाकर देखूँ तो इसको हम क्या कहते हैं, लैंड यूज़ कहते हैं. ठीक है, यूज़ ऑफ लैंड डिटरमिन बाय फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक. यूज़ ऑफ लैंड को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं. जैसे टोपोग्राफी आपका फैक्टर हो गया, सॉइल आपका फैक्टर हो गया, क्लाइमेट आपका फैक्टर हो गया, मिनरल्स आपका फैक्टर हो गया, अवेबिलिटीज़ ऑफ वाटर, और साथ ही साथ ह्यूमन फैक्टर जो है वो हो गया पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी. ये कौन सा है, इससे आपका पता चलता है कि आपका लैंड किस तरह यूज़ किया जा सकता है, आपका लैंड में सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, कितने मिनरल्स उसमें प्रेजेंट है, अवेबिलिटी ऑफ वाटर कैसी है, और साथ ही साथ जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो है पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी. अब अगर हम लैंड की क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के बेसिस में लैंड की क्लासिफिकेशन होती है प्राइवेट लैंड्स और कम्युनिटी लैंड्स. प्राइवेट लैंड्स जो होते हैं वो तो इंडिविजुअल ओन करते हैं, यानी कि जो एक इंसान होगा, मतलब पर्टिकुलर लोग उसको ओन करते हैं. ठीक है, तो वो अपने लैंड में कुछ भी उगा सकते हैं. ठीक है, लेकिन कम्युनिटी लैंड की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिटी होल्ड करती है फॉर द कॉमन यूज़. कॉमन यूज़ जैसे कैसे, कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, लैंड रिसोर्सेज और नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स. तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, कॉमन कम्युनिटी लैंड्स यूज़ किए जाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी हम इनको कहते हैं. ठीक है डी स्टूडेंट, तो आई होप दैट इतना जो है आपका क्लियर हो गया होगा. तो अब अगर हम बढ़े आगे, तो आगे डी स्टूडेंट हम ये पढ़ने वाले हैं द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो क्वालिटी ऑफ लैंड होती है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करते रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है. पीपल स्टार्टेड यूजिंग कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज इन अर्बन एरियाज, एंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरियाज. ठीक है, जो लोग होते हैं वो कॉमन लैंड जो होते हैं उनमें कुछ बिल्ड करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, कमर्शियल एरियाज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं. हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात की जाए अर्बन एरियाज़ में, जैसे मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, और अपना एग्रीकल्चरल लैंड को भी एक्सपेंड करने के लिए. इन रूरल एरियाज यू मस्ट बी सीइंग दिस. ओके, अब आता है आपका वास्ट चेंजेस ऑफ लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो इफेक्ट रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी. जो भी लैंड यूज़ आपका पैटर्न होते रहता है वो आपके कल्चरल चेंजेस जो होते हैं सोसाइटी के, उसको भी इफेक्ट करते हैं. अब मैं अगर बात करूँ लैंड डिग्रेडेशन, तो लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, मतलब लैंड कैसे आपका मतलब कंजर्व नहीं हो पाता है, कैसे आपका लैंड की वेस्टेज होती है कहीं ना कहीं, अगर मैं वो बोलूँ तो आपका जो लैंड डिग्रेडेशन होता है डिस्ट्रक्शन, वो लैंड स्लाइड से हो सकता है, सॉइल इरोजन से हो सकता है, डेजर्टिफिकेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है अंडर फ्यू मंथ्स बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल. उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ मेजर ट्रीट जो इन सब चीज़ों की है वो है एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स का एग्रीकल्चर हो रहा है, तो इन सब की वजह से भी आपका जो लैंड डिग्रेडेशन वो होता है. अब अगर डिस्ट्रेंट में बात करूँ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिससे कि आप कंजर्व कर सकते हैं अपनी लैंड रिसोर्स को. द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड. प्रेजेंट रेट डिग्रेडेशन कितना है लैंड का, कितनी बार आपका लैंड वेस्ट हो रहा है, ये सब हमें चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है डिस्ट्रेंट. ठीक है, देन एफॉरेस्टेशन यानी कि ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन वी हैव लैंड रिक्लेमेशन, यानी कि लैंड को कैसे आप फिर से मतलब अच्छी तरह रिकवर कर रहे हैं. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू लर्न रेगुलेटेड यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर. केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे मतलब कितनी क्वांटिटी में उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं. चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग में चेक्स करना, मतलब कितनी ज़्यादा ग्रेजिंग तो नहीं हो रही है. बस कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाती है, जब काऊ को या गोट को आप बोल लो बहुत ज़्यादा अगर उन्हें चारा वारा खिलाया जाता है, घास वगैरह खिलाई जाती है, तो उसकी वजह से भी जो आपका लैंड होता है वो सेव नहीं हो पाता है. सो दीज आर समथिंग जिसमें आप सबको देखना पड़ेगा कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है. पहली तो प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन हमें देखना पड़ेगा, देन एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, देन रेगुलेटेड यूज़, यानी कि इतना ज़्यादा भी केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना है, देन चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग. ओके, अब अगर मैं बात करूँ सॉइल की,
तो डियर स्टूडेंट सॉइल क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यानी अगर आपका कोई भी थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, ग्रेनी मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रेन टाइप का नहीं होता, मतलब हाथ में छूने में कुछ पार्टिकल्स जैसे ग्रेनी ग्रेनी लग रहा है, ठीक है। ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अब अगर मैं सॉइल की बात करूँ वो कौन कौन सी चीज़ों से बना होता है, तो सॉइल इज मेड अप ऑफ डियर स्टूडेंट पहले तो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और साथ ही साथ वेदर्ड रॉक। ऑर्गेनिक मैटर से अगर मैं आपका देखूँ तो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि काउ डंक वगैरह आ गए। मिनरल्स आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड मिनरल्स में अगर मैं बात करूँ तो देयर आर मैनी मिनरल्स इन द प्रेजेंट इन द सॉइल, ओके। देन वी हैव वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक की अगर मैं बात करूँ, ऐसे रॉक जो धीरे धीरे समय में मतलब क्लाइमेट चेंजेस, रिलीफ, एल्टीट्यूड, टाइम, इन सब की वजह से जो है सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या बनता है, आपका सॉइल बनता है। राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर और जो मिनरल्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हैं तो आपका जो सॉइल होगा वो फर्टाइल होगा। अब देख आप पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। आई एम नॉट डायरेक्टली गोइंग इन द लैंडस्लाइड केस स्टडी, वी विल डू इट एट द लास्ट, ओके। तो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले अगर मैं पेरेंट रॉक की बात करूँ वो क्या करता है, डिटरमाइन कलर आपका डिटरमाइन करेगा। टेक्सचर कैसा होगा, स्मूथ होगा या क्या होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज व्हाट विल द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, उसके बाद मिनरल कंटेंट और परमेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं आपका पेरेंट रॉक देखता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में, सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आपका सॉइल जो है फॉर्म होता है। और इधर आपको बहुत ही अच्छी चीज़ दी है जो कि डू यू नो में, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। कैन यू इमेजिन डियर स्टूडेंट कि आपको 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने के लिए। और इधर भी आपको एक डू यू वन दिया था, आई वॉज नॉट सीइंग इट दैट टाइम। इट इज़ 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। बाकी की जो रिमेनिंग परसेंट है वो या तो पूरी अनहैबिटेड है। पॉपुलेशन जो है आपकी 90% में ही है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। यही 30% ऑफ लैंड एरिया जो है आपका सिर्फ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज करती है, और बाकी का जो सारा परसेंट है 90% इफ़ आई से, तो जो है आपका अनहैबिटेड है, यानी कि पॉपुलेटेड है ही नहीं। कैन यू इमेजिन डियर स्टूडेंट, जो 70% है लैंड वो तो पूरा या तो पॉपुलेटेड है ही नहीं या इनहैबिटेड है। तो डियर स्टूडेंट यू कैन सी इट वेरी नाइसली, ओके। नाउ अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं सॉइल में फिर से, ठीक है। तो अब फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सबसे पहले हमने पेरेंट रॉक पढ़ लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस और रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपका क्लाइमेट देखते हैं। क्या, टेम्परेचर आपका, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेनफॉल कितनी बार हो रही है, रेट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का रेट यानी कि हवा अच्छी तरह चल रही है कि नहीं हो रही है, और ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस की फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। Dear student, basically humus is a substance which is formed from the decomposition of dead plants and animals. अब अगर रिलीफ की बात करूँ, रिलीफ की, तो एल्टीट्यूड एंड स्लोप्स डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। एल्टीट्यूड और स्लोप, कितना एल्टीट्यूड में है, कितना स्लोप है, साथ ही साथ डिटरमाइन, ये क्या डिटरमाइन करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑयल सॉइल। ना अगर मैं फ्लोरा एंड फौना की बात करूँ, फ्लोरा एंड फौना, तो डियर स्टूडेंट जो आपके फ्लोरा एंड फौना होते हैं वो अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन एंड माइक्रोब्स। वो क्या देखते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन के रेट को, और साथ ही साथ माइक्रोब्स कितने प्रेजेंट हैं, इन सब चीज़ों को, ठीक है। ह्यूमस आपका कितना फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ह्यूमस डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही फॉर्म होगा, राइट। देन इफ आई टॉक अबाउट टाइम डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या डिटरमाइन करता है, थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेथड, तो फैक्टर्स डेट लीड टू सॉइल इरोजन आर, जो फैक्टर्स सॉइल इरोजन को लीड करते हैं सबसे पहले हम वो देखते हैं, विच आर सॉइल इरोजन को जो फैक्टर्स लीड करना है वो है, एक तो डिफॉरेस्टेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफॉरेस्टेशन तो 100% आपका सॉइल इरोजन हो ही जाता है, बिकॉज अगर आपके पहाड़ में अगर ट्रीज वगैरह भी लगे होते हैं, सो दे वर्क एज अ काउंटर बैरियर्स। वो क्या करते हैं, इफ इट इज़ वेरी मच रेन इज देयर, सो समटाइम्स व्हाट हैपन, सॉइल इज इरोडेड विद इट। लेकिन अगर आपके ट्रीज हैं तो वो जो सरफेस रन ऑफ है उसे रोक लेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो डिफॉरेस्टेशन से तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। देन इफ आई टॉक अबाउट ओवर ग्रेजिंग, कितना आप चारा दे रहे हो, सारी घास फूस तो आपने वैसे ही ख़त्म कर दी है, तो अब वैसे ही आपका जो है फ्लो और ज़्यादा होगा
और बस सॉइल ही ऊपर से बचे तो सॉइल तो रिमूव हो ही जाएगी। देन इफ आई टॉक अबाउट ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड से केमिकल प्रॉपर्टीज तो आएंगी, लेकिन ह्यूमस जो आपका कितना फर्टाइल सॉइल है ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, राइट। और इससे वजह से क्या होगा, कभी कभी सॉइल सिर्फ केमिकल में ही रिच रह जाएगा, बाकी तो सॉइल इरोजन हो रहा है। देन अगर मैं रेन वॉश की बात करूँ, कितनी ज़्यादा तेज़ी से रेन नीचे गिर रही है और उसकी वजह से सॉइल आपका इरोड हो जा रहा है। लैंडस्लाइड्स यानी कि नीचे अगर आपका अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है, उससे पूरा माउंटेन हिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे भी सॉइल इरोड होना ही है। फ्लड्स यानी कि बाढ़ आ रही है, तो उससे तो सॉइल आपका जो है इरोड होगा ही होगा, इन सब चीज़ों से। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से जो है आपका सॉइल इरोजन लीड कर रहा था। लेकिन अब हम पढ़ने वाले कुछ ऐसे मेथड्स, ऐसे चीज़ों के बारे में जिससे हमें पता चलने वाला है कि कैसे हम जो है कंजर्वेशन कर सकते हैं सॉइल की। सबसे पहला मेथड जो है डिस्टेंट वो है मल्चिंग। बेयर ग्राउंड इज कवर्ड विद ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प इन रिटेन सॉइल मॉइस्चर। मल्चिंग वाली प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका बैरन लैंड होता है, दिस इज यूज इन द प्लेन एरिया, जो आपके प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे मल्चिंग ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो इसमें जो बैर ग्राउंड होता है, खाली ज़मीन जो होती है आपकी, उसको ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्ट्रॉ नहीं होते, झाड़ टाइप की होती है, उसको ऊपर से लगा देते हैं। इससे क्या होता है आपका सॉइल में मॉइस्चर रिटेन रहता है। और कभी कभी क्या हुआ कि वो सूख भी गया सॉइल, तो वो भी डिकम्पोज होकर सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं मल्चिंग मेथड में ये होता है। अब अगर मैं काउंटर बैरियर्स की बात करूँ, तो इसमें आपके सॉइल, रॉक, स्टोन एक्सेट्रा जो होते हैं वो लगाए जाते हैं बैरियर जैसे मतलब कभी अगर आपका बहुत ज़्यादा सरफेस रन ऑफ हो रहा है, तो क्या हो गया, अगर आपके काउंटर बैरियर्स हैं बीच में, मतलब काउंटर बैरियर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे होते हैं। सपोज़ मान लो ये आपका इधर से स्लोप जा रहा है, अगर आपने यहाँ रास्ते में ऐसे ऐसे बैरियर्स लगाए हैं, तो पानी का जो फ्लो होगा वो नीचे जाएगा, लेकिन आपके बैरियर्स सॉइल को इरोड होने से रोक लेंगे, पानी को रोक लेंगे कहीं ना कहीं, जिससे सॉइल इजीली पानी को एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। तो ये थे काउंटर बैरियर्स जिसमें। अगर अब मैं बात करूँ टेरेस फार्मिंग के बारे में, रॉक डैम, आई विल रीड अबाउट रॉक डैम ऑल्सो, डोंट वरी डियर स्टूडेंट। पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेरेस फार्मिंग के बारे में, ठीक है। काउंटर बैरियर में एक और पॉइंट है डियर स्टूडेंट, जो कि है ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। ट्रेंचेस भी बनाए जाते हैं। ट्रेंचेस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, ऐसे होते हैं, देखो जैसे आपका स्लोप है, तो ये काउंटर बैरियर्स तो बने ही हैं, लेकिन नीचे से गड्ढे भी बनाए जाते हैं ताकि पानी को जो ये रोक रहे हैं वो पानी नीचे चले जाए, ठीक है, और सेव हो जाए। तो ये था कहीं ना कहीं काम जो कि काउंटर बैरियर्स इजीली कर लेते हैं, ठीक है। यस डियर स्टूडेंट, तो ये काम जो है आपका काउंटर बैरियर्स का होता है, ओके। तो आप देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है आपका वो यहाँ पे आ जाता है टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट सरफेसेस और टेरेसेस आर मेड ऑन स्टीप स्लोप्स सो दैट द फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। ब्रॉड टेरेसेस जो होते हैं वो आपके बनाए जाते हैं, स्लोप्स बनाए जाते हैं, स्टीप स्लोप्स, जिससे कि आपका फार्मिंग जो है वो वहाँ पे हो पाए अच्छे से। मतलब कैसे होता है ना टेरेस फार्मिंग इन डियर स्टूडेंट, आपके लैंड को ना अच्छी तरह से कट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ना टेरेस फार्मिंग, इधर आपको दे रखा है आपके यहाँ पे, तो ये होती है कहीं ना कहीं आपकी टेरेस फार्मिंग, ठीक है। अब अगर हम पढ़ते हैं इंटर क्रॉपिंग के बारे में डियर स्टूडेंट, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग, रॉक डैम कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट, रॉक डैम जो है वो आपका क्या करता है, पिल्ड अप द स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल रॉस। तो रॉक डैम भी कुछ ऐसा ही मेथड है डियर स्टूडेंट, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, काउंटर बैरियर जैसा ही होता है, इसमें आपके रॉक्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इंटर क्रॉपिंग के, डिफरेंट क्रॉप्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट वो लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है अल्टरनेट रो, तो इससे जो होता है वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं सरफेस रन ऑफ से। डिफरेंट क्रॉप्स लगा रखे हैं तो वो प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मैं काउंटर प्लॉइंग के बारे में बात करूं, जो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लॉइंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ द हिल स्लोप फ्रॉम द नेचुरल बैरियर ऑफ फॉर वाटर टू फ्लो, ताकि एक नेचुरल बैरियर जैसा बन जाए वाटर का फ्लो होने के लिए। तो इस तरह से आपके जो है कहीं ना कहीं स्लोप्स वाली एरिया में काउंटर प्लॉइंग की जाती है, जो एकदम पैरेलल होती है काउंटर फ्रॉम द हिल्स। तो इससे जो सॉइल होता है उसके इरोजन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आपका नेक्स्ट जो आता है वो है शेल्टर बेड्स। शेल्टर बेड्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं ऐसी ड्राई रीजन वाली एरियाज़ में लगी रहती है, क्योंकि जैसे अगर
डेजर्ट वाली एरिया में देख लो तो वहाँ बहुत ज़्यादा लू वगैरह चल रही होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम रो ऑफ ट्रीज लगा देते हैं तो विंड मूवमेंट को चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं सॉइल इरोड नहीं हो पाता है क्योंकि ट्रीज जो है नीचे रूट तक पूरे अटैच। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक और एक्टिविटी आपको दी है जो कि आप कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें आपको ट्रे 1, ट्रे ए और ट्रे बी लेना है। ट्रे ए में जो है आपको नीचे से बहुत सारे छेद वगैरह कर देने हैं, ठीक है। और तो ट्रे बी है उसमें आपको क्या कहते हैं, मतलब ट्रे ए में आपको छेद वगैरह तो दोनों में ही करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट, ट्रे ए में आपको प्लांट्स नहीं उगा रहे हैं और ट्रे बी में आप प्लांट्स उगाओगे। शेल्टर ब्लेड्स का है बेसिकली ये। तो अगर आप प्लांट्स उगाओगे तो प्लांट जो है आपका सॉइल को इरोड होने से रोक रहे हैं। जब आप पलट रहे हो ना ट्रे को तो सॉइल इतना नहीं कर रहा है, बट अगर आपके प्लांट ग्रो ही नहीं हो रहे हैं, आप पानी डाल के सॉइल को पलट रहे हो तो वो बहुत सारा सॉइल आपका नीचे गिर जा रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज फॉर नॉट टू हैव सॉइल इरोजन, ठीक है। अब अगर डियर स्टूडेंट हम बात करें हमारी नेक्स्ट रिसोर्स की जो कि है वाटर। वाटर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी एसेंशियल रिसोर्स, राइट। सो जो आपकी वाटर है डियर स्टूडेंट, जो आपका अर्थ का सरफेस होता है, कम से कम 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं जो है वाटर से ही कवर अप होता है। उसके बाद जो लाइफ है वो 3.5 मिलियन बैक शुरू हो गई थी। उसके बाद जो आपका 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस है वो कम से कम 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है आपका कहीं ना कहीं वाटर से फुलफिल है डियर स्टूडेंट। कितना? 2/3 surface, 2/3 of the earth's surface and the ocean cover 2/3 of the earth's surface. ओशन वाटर जो है वो 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करता है, ओशियन वाटर, ठीक है। तो अगर डियर स्टूडेंट हम ओशियन वाटर की करें 2/3 और 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस जो होता है वो कम से कम वाटर से भरा है, बाकी का लैंड एरिया है। अगर मैं करूँ फ्रेश वाटर की बात दिए इसमें, ओशन वाटर जो होता है सेलाइन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नमक होता है उसमें, तो वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम इट, इट इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन्स ना। अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूँ इट इज़ ओनली 2.7%। अब नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एज एंड ग्लेशियर। 70% ऑफ जो ये होता है कम से कम जो होता है आइस सीट्स या ग्लेशियर की फॉर्म में होता है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन्स यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस, राइट। इट इज़ फाउंड इन ग्राउंड, रिवर्स, लेक्स एज वाटर एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ये जो 1% फ्रेश वाटर है ये तो या तो हमें ग्राउंड वाटर से मिलता है या रिवर्स से मिलता है, देन लेक्स वी आर हैविंग, एंड साथ ही साथ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है इससे। अब अगर मैं वाटर साइकिल की बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या होता है, इवेपोरेशन होता है वाटर का, देन कंडेंसेशन होता है, देन आपका जो है पर्सिपिटेशन होता है और फिर रन ऑफ हुआ, फिर से इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, पर्सिपिटेशन ना। पर्सिपिटेशन जो होता है डियर स्टूडेंट उसका मतलब ये होता है जब आपका बादल बन के अच्छी तरह रेन की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में या आपके साथ ही साथ स्नो की फॉर्म में कभी भी अगर गिरता है तो उसको हम लोग पर्सिपिटेशन बोलते हैं। अगर मैं यूजेस ऑफ वाटर की बात करूँ तो ड्रिंकिंग, वॉशिंग के पर्पस में आता है, वाटर फॉर एग्रीकल्चर के पर्पस में आता है। देन अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वेयर्स ऑफ डैम, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है वाटर से कहीं ना कहीं। राइजिंग डिमांड फॉर फूड और जो कैश क्रॉप्स है उसको उगाने के लिए वाटर चाहिए। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन जितना इंक्रीज़ होगा उतना लोगों को पानी चाहिए होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड हैं। ड्राइंग ऑफ वाटर रिसोर्स जो है इससे आपके जो है वाटर रिसोर्स कहीं ना कहीं ड्राई होती जा रही है, वाटर पॉल्यूशन होते जा रहा है डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं। अब अगर जो वाटर की प्रॉब्लम आती है वाटर की अवेलेबिलिटीज़ में, राइट, तो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटीज़। सो डियर स्टूडेंट सबसे पहले एरियाज ऑफ वाटर स्कार्सिटी जो होता है, मोस्ट ऑफ द अफ्रीका का जो पार्ट है डियर स्टूडेंट उसमें जो है आपका बहुत ही ज़्यादा जो है स्कार्सिटी रहती है। वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, इंटायर ऑस्ट्रेलिया, दीज आर सम प्लेसेस वेयर वाटर स्कैसिटी इज देयर। अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, वेस्टर्न यूएसए हो गया, देन नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इंटायर ऑस्ट्रेलिया, दीज ऑल आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटीज़।
and countries located near the climatic zones susceptible to drought face great problems of water scarcity. जो countries climatic zones जो है वहाँ पर situated है, अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ उनके वहाँ तो ड्रॉट्स की कंडीशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा वाटर स्कैसिटी हो जाती है. अब वाटर स्टोरेज मे बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल पर्सिपिटेशन. सीजनल और एनुअल पर्सिपिटेशन जो है कहीं ना कहीं वाटर स्टोरेज जो है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है. ठीक है, एनुअल पर्सिपिटेशन अगर आपका होता है कहीं ना कहीं तो हमारा वाटर जो है कहीं ना कहीं स्टोर किया जा सकता है. द स्कैर्सिटी इज कॉज बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स. कितना आप गंदा जो फैक्ट्री से पानी आते रहता है उनको डाल रहे हैं, सीवर का पानी कहीं ना कहीं लोग रिवर्स लेक्स जो है उसमें मिला दे रहे हैं. तो कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है. देन डियर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो आपका नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि कंजर्वेशन कैसे करें वाटर रिसोर्स का. इतनी सारी हमने चीज़ें तो पढ़ ली, वाटर इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी लोग वाटर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट हाउ वी कैन कंजर्व द वाटर रिसोर्स, राइट. तो नाउ कंजर्वेशन के लिए क्या करना है. इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल मीन्स वो फिर से जनरेट हो जाएगी, इतना मतलब जो है इवेपोरेशन होगा फिर से आ जाएगी. कहना कि रिन्यूएबल मतलब होता है एक बार हमने एक बार यूज़ करी फिर से आ गई, मतलब साइकिल चलते रहती है. इट इज़ ओवर यूज़ एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़. अगर उसका ओवर यूज़ और पॉल्यूशन ऐसे ही होते रहा तो वो अनफिट फॉर यूज़ भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं रिन्यूएबल की जगह नॉन रिन्यूएबल भी वो बन सकती है थोड़े ही समय बाद अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज. सीवेज का वाटर डियर स्टूडेंट, कैन यू इमेजिन इट इज़ मिक्स विद देम. एग्रीकल्चरल केमिकल एंड सीवेज एग्रीकल्चरल केमिकल्स पेस्टिसाइड जो होते हैं. इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस मीन्स डियर स्टूडेंट्स वेस्ट जो होता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल इन वाटर बॉडीज़, इनको सबको वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेशन फॉर्म होता है वाटर में और उसको हम पी नहीं सकते. ठीक है, दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स मेटल्स, कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो उससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है. ये केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर. इनको हम ना साफ़ कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं और इनकी वजह से जो है ह्यूमन बॉडीज़ में ये वाला गंदा पानी आ रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, राइट, लाइक कोलेरा एंड मेनी अदर्स. बाय ट्रीटिंग दिस इफ्लुएंस सूटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू वाटर बॉडी. अगर हम इन चीज़ों को अच्छी तरह ट्रीट करें, इनकी अच्छी तरह सफाई करें, जो हमारा वो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह, इन सबसे अच्छी तरह ट्रीट करें इसको, तो कहीं ना कहीं जो हमारी हेल्थ है वो सब बच सकती है, हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है, हमारा वाटर कंजर्व हो सकता है. देन डियर स्टूडेंट फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर. इन सब चीज़ों से रिप्लेनिश होता है. साथ ही साथ ये जो सरफेस रन ऑफ होता है इसको रोकते हैं जिससे कि जो वाटर आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, सॉइल भी उसके साथ वेस्ट नहीं होता. ठीक है, देन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं, ट्रेंचेस बना दे रहे हैं बहुत सारे या नीचे बिल्कुल खोद दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं पानी, तो इससे भी आपका जो है कंजर्व हो सकता है वाटर कहीं ना कहीं. ना सी नेक्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम जो है आपका इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, उससे कम वाटर वेस्ट हो रहा है. बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जो होता है ना, जिसमें बहुत जो ऐसी एरियाज होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा कमी होती है वाटर्स की, दे शुड यूज़ वन मोर मेथड विच इज़ वेरी गुड देन स्प्रिंकलर मेथड ऑल्सो. और इस मेथड को हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड. इसमें तो सीधे रूट्स में जाता है पानी और इससे पानी की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती है. अब अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में, सो यू हैव टू सी वेरी केयरफुली. ओके, अभी हम लोग नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, बट बिफोर रीडिंग दैट मैं यहाँ पे डू यू नो वाले जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेती हूँ ताकि आप लोगों को डू यू नो जो फैक्ट्स हैं वो भी पता चल जाए. बहुत ही मज़ा आने वाला है. सो इन 1975 द कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज़ वॉज 3,850 CU किलोमीटर ईयर. इट्स सोल्ड टू मोर देन 66,000 CU किलोमीटर ईयर ईयर 2000. तो अब नेक्स्ट फैक्ट है, अ ड्रिपिंग टैप वेस्टेज
1200 liters of water in a year. Can you imagine, dear students? Now see, do you know the next factor? Have you ever heard about water market? Amarillo city in Soresta region with a population of 1.25 lakhs is completely depend on purchasing water from neighboring to lakhs. टुलुकास मतलब ये वाली चीज़ यहाँ ये जो जगह है यहाँ पे बिल्कुल भी लोग डिपेंडेंट होते हैं, मार्केट से वाटर ख़रीद के लाएंगे. देन नेक्स्ट थिंग होती है यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स में जमा कर देते हैं. देन बहुत सारी चीज़ों में स्टोर कर देते हैं हाउस में. ऑन एन एवरेज स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स, अगर दो घंटे भी डियर स्टूडेंट्स आपकी अगर अच्छी तरह बारिश हो रही है तो आपका कम से कम 8000 लीटर्स ऑफ वाटर सेव हो सकता है. कैन यू इमेजिन? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. नाउ डियर स्टूडेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो मैं रीड कर देती हूँ फटाफट. Natural vegetation and wildlife exist only in narrow zones of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. तो जो आपका वाइल्ड लाइफ होता है ये बहुत ही कम जगह में एक्सिस्ट करता है. अगर मैं आपको लिथोस्फीयर की बात करूँ लैंड एरियाज़ में, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर रिलेटेड एरिया जो है, और एटमॉस्फेयर. अब बायोस्फीयर क्या है डियर स्टूडेंट्स? बायोस्फीयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, डिपेंडेंट हैं एक दूसरे में सर्वाइवल के. और लाइफ सपोर्टिंग जो सिस्टम होता है ना, जो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, सब चीज़, इस सबको मिला के जो हम चीज़ कहते हैं वो है इकोसिस्टम. फिर हम बात करते हैं वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाती है. और जो प्लांट हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें जानना भी तो पड़ेगा इनकी चीज़ें कि भाई ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट है. टिम्बर प्रोवाइड करते हैं हमें, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. शेल्टर देते हैं एनिमल्स को. ऑक्सीजन विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर हेल्थ, ये प्रोवाइड करते हैं. प्रोटेक्ट सॉइल, सो नेसेसरी फॉर ग्रोइंग क्रॉप, प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को. एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब सॉइल इरोजन को रोकते हैं. हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर की स्टोरेज करते हैं. गिव्स अस फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं. टूरपेंटाइन ऑयल जो होता है वो हमें मिलता है. गम मिलता है. मेडिसिनल प्लांट जो हर्ब्स, तुलसी वगैरह ये भी हमें मिलते हैं. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से हम सब आज पढ़ रहे हैं वो है आपका पेपर. ओके, तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे जो है हम लोग अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, साथ ही साथ आपके एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स आते हैं. अब वो हमें क्या चीज़ें देते हैं? वो हमें इंसेक्ट्स देते हैं. इंसेक्ट लाइक बीज जो होते हैं वो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं. हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स का, तो कहीं ना कहीं और फ्लावर्स भी ग्रो ऑफ होते हैं. देन अगर मैं बात करूँ वो डीकम्पोजर्स के तौर पे बहुत अच्छा प्ले करते हैं रोल हमारे इकोसिस्टम में. ठीक है, कौन? एनिमल्स. देन वो हमें मिल्क, मीट, हाइड्स जो होती हैं, वुल होते हैं, ये सब प्रोवाइड करते हैं. देन बर्ड्स जो इंसेक्ट्स होती हैं ये डीकम्पोजर्स की तरफ एक्ट करती हैं, क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं वो इंसेक्ट को खाती हैं और इंसेक्ट से जो है आपका डीकम्पोज होता है सॉइल, उससे भी सॉइल जो है फर्टाइल हो जाता है. देन अगर मैं वल्चर बर्ड की बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो वल्चर बर्ड जो है वो कहीं ना कहीं फीड करती हैं डेड लाइफ स्टॉक्स में, और उनसे भी जो ग्राउंड होता है, इन्वायरमेंट होता है वो क्लीन हो जाता है. कहीं पे भी डेड बॉडीज़ वगैरह पड़ी हैं तो वल्चर बर्ड्स उसे खाती हैं, उससे क्लीन करती हैं. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको डू यू नो में दिया है. ये हमारी सोसाइटी को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. एफर्ट्स आर ऑन द बैन ऑफ ड्रग फॉर द लाइफ स्टॉक यूज़ ऑफ ब्रीड वल्चर इन द कैप्टिविटी. अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स आपका एनिमल बिग और स्मॉल की, सभी इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स की बात करूँ, यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन जो है वो प्राइमरली किस में डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मॉइस्चर में डिपेंड करती है. और मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स और टुंड्रा. अगर मैं बात करूँ हैवी रेनफॉल, जहाँ हैवी रेनफॉल जहाँ होती है जहाँ तक वहाँ ट्रीज़ होते हैं, राइट. तो जो ट्रीज़ हैं
वो ऐसी एरियाज़ में ही एसोसिएटेड होंगे जहाँ पे आपके वाटर सप्लाई एबेंडेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। जो मॉइस्चर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और अगर एज मॉइस्चर डिक्रीज है, अगर आपका मॉइस्चर डिक्रीज़ होता रहता है, मॉइस्चर यानी कि पानी जो मॉइस्चर ह्यूमिडिटी वगैरह डिक्रीज होती है, तो आपकी डेंसिटी जो होती है फॉरेस्ट की वो रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि फॉरेस्ट को चाहिए क्या, वाटर चाहिए इस समय, यही तो पता चलता है। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज जो होते हैं, ग्रास, वो सब कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पे आपकी मॉडरेट रेनफॉल होती है, यानी कि रेनफॉल तो हो रही है लेकिन मॉडरेट में हो रही है, बराबर में हो रही है। और जो मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। और ग्रास स्टंटेड ट्रीज, छोटे छोटे ट्रीज, ग्रास जो होती हैं वो मॉडरेट रेनफॉल में ग्रो होती है, जिससे हमें ग्रासलैंड्स मिलते हैं। थ्रोनी शर्ब्स और स्क्रब्स जो होते हैं वो ड्राई एरियाज में ग्रो करते हैं, जहाँ आपकी लो रेनफॉल होती है। और सच प्लांट्स जो ये थ्रोनी शर्ब्स और ये सब हैं, इनके पास डीप रूट्स होती हैं विद लीव्स विद थ्रोनी एंड वैक्सी सरफेस, जिससे जो मॉइस्चर होता है वो बहुत कम रिड्यूस होता है, और साथ ही साथ थ्रू ट्रांसपीरेशन की वजह से। अगर मैं टुंड्रा वेजिटेशन की बात करूँ, कोल्ड रीजन में होती है, जैसे मॉसेस एंड लीचेंस, तो जो आपके फॉरेस्ट होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं। क्यों? ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से क्लियर किया जाता है, ताकि वो क्रॉप्स उगा सके उसमें, और जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उन्हें फीड कर सके। अगर हम कंजर्वेशन की बात करें, आपकी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, व्हाट वी कैन डू, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट कंजर्वेशन। ओके, तो कंजर्वेशन में क्या है, जैसे जो आपके एनिमल और प्लांट होते हैं वो दोनों ही इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लाइमेट और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होते हैं वो क्या कहते हैं, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। में लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स होती है प्लांट और एनिमल्स की, वो सब जो है सिर्फ क्लाइमेट और ह्यूमन जो इंटरफेयर कर रहा है उसकी वजह से हो रही है। देन जो है बहुत सारे एनिमल्स सिर्फ इसलिए इंडेंजर्ड, इसलिए एक्सटेंट हो गए क्योंकि आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, कंस्ट्रक्टर एक्टिविटीज़ हो रही है, फॉरेस्ट फायर, सुनामी और लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रही है। अब अगर मैं बात करूँ टुडे पोचिंग की, तो पोचिंग क्यों की जाती है एनिमल्स की, उनकी स्किन्स के लिए, उनके नेल्स के लिए, उनके टीथ के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए, साथ ही साथ उनके फैदर्स के लिए। और नेशनल, लेकिन आप चिंता की बात नहीं है, हमारे जो जो हमारी कहीं ना कहीं नेशनल पार्क्स वगैरह हैं ये सब बनाए गए हैं, और ये एनिमल जिनकी ये सारी चीज़ें ली जाती हैं, ये हैं टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, राइनासोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, ये सारे ही वो एनिमल्स हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं ताकि हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ताकि जो इनकी रिसोर्स की डिप्लीशन हो रही है इसको हम लोग देख सकें। फिर बैलेंस इन एनवायरनमेंट हो रहा है, ताकि जो आपके स्पेशीज़ है उन बैलेंस एनवायरनमेंट तभी हो सकता है जब आपके कोई भी स्पेशीज़ को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उनके नंबर को, उनको मार नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे बिल्कुल अच्छी तरह किल कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, इन सब की वजह से जो आपके बर्ड्स और एनिमल्स हैं कोई कोई तो एक्सटिंक्ट हो गए, कोई कोई एंडेंजर्ड बन गए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव जो है वो बनाए गए हैं ताकि कम्युनिटी और रीजनल को हम एडुकेट कर सकें। स्टूडेंट्स को कैंप्स में ले जाया जाता है ताकि वो उनको पता चल सके कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकते हैं सारे स्पेशीज़। कंट्रीज़ जो है वो लॉज पास कर रहे हैं ताकि वो बर्ड्स और एनिमल्स को सेव कर सके डियर स्टूडेंट। साथ ही साथ इंडिया में जो है आपका लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बर्टार्ड्स और अगर पिकॉक्स की बात करूँ, इन सबको मारना इलीगल है। साइट्स जो है आपकी एक बहुत बड़ी एसोसिएशन आ जाती है कहीं ना कहीं, जो कि आपके इंटरनेशनल जो लोग हैं वो सब स्टैब्लिश करते हैं। और साइट्स की अगर मैं बात करूँ, साइट्स में डियर स्टूडेंट जो है आपका कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बंद की जाती है स्पेशीज़ की, क्योंकि स्पेशीज़ जो है कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड है, उनकी ट्रेडिंग के लिए जो है रोक लगाई जाती है, प्रोहिबिटेड किया जाता है। कहीं ना कहीं जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल है वो सारे ही लोगों की ड्यूटी है कि भाई वो देखें कि कंजर्व हो रहे हैं एनिमल्स की नहीं हो रहे हैं, उनको ये नहीं करना है कि वो मारने जा रहे हैं एनिमल्स को, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपका वीडियो जिसमें मैंने पूरा चैप्टर डियर स्टूडेंट आपका ख़त्म कर दिया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गेट इट सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपका 39 मिनट का है, 40 मिनट का आप मान लो, इसमें आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।